बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। पंजाब हुकूमत के सेहत के शोबे में कुछ रिफॉर्म्स लाने की बातें हो रही हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कौन सी रिफॉर्म्स हैं और कहाँ कहाँ पर किन किन अस्पतालों में ये रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और किस किस्म की होंगी। ये प्रोग्राम जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अमल दरामद जो है वो जारी है। और फिर साथ ही साथ नए अस्पतालों के साथ साथ जो सेहत के मराकज़ हैं उनको बनाने पर भी काम जो है वो जारी है। और किस हद तक पंजाब गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है और कितना काम इसके ऊपर होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सेहत इंसाफ कार्ड है उसकी फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी, ये कहा गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम सूबे भर में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोना की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जो कहा जा रहा है कि बतदरीज बेहतर हो रही है, हो भी रही है, नहीं ये सिर्फ फ्लक्चुएशन है नंबर्स में, इस पर हम बात करेंगे। और वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो कब तक मुमकिन हो सकती है और इनिशियली कितनी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में पहुंचेगी और किन लोगों को लगाई जाएगी, प्राइस उसकी क्या होगी, इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में। जो मेरा पैनल है उसका मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन है पंजाब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, CEO मेयो अस्पताल हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खालिद फारूकी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपसे भी बात करेंगे, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नदीम साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सेहत में कुछ इस्लाहात लाने की, कुछ रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहब कह रही हैं कि 17 हॉस्पिटल्स हैं जिनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। सर, किस किस्म की इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है और वो भी इस सूरत हाल में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बहुत प्रिवेल हो चुका है और काबू से तकरीबन बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपका शानदार टॉपिक है ताकि अवाम उन्नास को ये पता चल सके कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक किस तरह से हेल्थ के हवाले से अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रही है। जो 17 हॉस्पिटल्स का जिक्र किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने, वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में। हमारी कोशिश और प्लानिंग ये है कि उनको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। अच्छा। उनके OPTs को, उनकी एमरजेंसीज को, उनके वार्ड्स को, उसमें जो उनके ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको इतना जदीद किया जाए कि आम आदमी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी की बजाय गवर्नमेंट के सेक्टर पर ज्यादा भरोसा करे। ठीक है। क्योंकि आज भी जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो वर्किंग है, वो किसी भी प्राइवेट इदारे से आज भी लोगों के लिए ज्यादा काबिल एतमाद है। ठीक है। चूंकि 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है और मैं आज भी समझता हूं कि हेल्थ हमारी उस तरह से माजी में प्रायोरिटी नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। सही। मतलब एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे मेयो हॉस्पिटल लाहौर है, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है, मुल्तान साउथ पंजाब का नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल, अगर उनकी सिर्फ इमरजेंसी वार्ड्स को विजिट किया जाए तो वो अपनी कैपेसिटी से, जो उनकी कैपेसिटी थी उससे 4 गुना ज्यादा उनको काम करना पड़ रहा था। no doubt, आबादी का प्रेशर और फिर हमारे यहाँ जो लोगों की इनकम है उसके हवाले से गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। तो इसके अब चूंकि 17 हॉस्पिटल तो ये वो हैं जो एग्जिस्टिंग है, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है और ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हम इसको इमरजेंसी बुनियादों पर आप देखेंगे कि इस मार्च के बाद इस पे काम शुरू होगा। अच्छा। और 2021 हमारा वो ईयर है कि जिसमें हमने पंजाब के इस हेल्थ सिस्टम को बाकायदा इसने गेयरअप होना है और ये इंशाल्लाह ये टेक ऑफ होगा और लोग देखेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम में कितना बड़ा रिफॉर्म्स आया। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप इस्लाहात लाना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें डिपार्टमेंट्स के हवाले से मैं अर्ज करूं, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि सबसे पहले तो आम आदमी का एतमाद इस बात पर बहाल करना है कि उसके ज़हन में एक ये है कि जी शायद मैं गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में जाता हूं तो मुझे उस तरह से वहां ट्रीटमेंट नहीं मिलती, मेरी केयर नहीं होती। चूंकि हॉस्पिटल्स का इशू ये है कि डॉक्टर्स पे बड़ा प्रेशर है। और मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, मौजूदा गवर्नमेंट से पहले ऑलमोस्ट कोई 30,000 के करीब सीट्स वेकेंट थी, डिफरेंट पैरामेडिक्स की, डॉक्टर्स की, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की, नर्सेज की। अब इस कोरोना वाले फेज में आपने देखा जब पहला स्पेल आया, हमारे पास ना ही वो कैपेसिटी थी हमारे हेल्थ सिस्टम के पास। लेकिन मैं एक बार फिर हमेशा गवर्नमेंट ने सलूट पेश किया अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को, हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हर उस फर्द को, भले वो टेक्नीशियन है, कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, मतलब स्टार्ट में जब पहला फ्लैश आया तो हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे, हमारे पास वो सिस्टम नहीं था कि हम इसको फेस कर सकते। लेकिन हमारे दोस्तों ने, हमारी पूरी टीम ने, और इसको चीफ मिनिस्टर ने खुद पंजाब में मॉनिटर किया डेली बेसिस पे, आवर टू आवर चीजें रिपोर्ट हो रही थी और हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी ब्लेसिंग की कि हम उस पर किसी हद तक कंट्रोल पाने में कामयाब हुए। सेकंड स्पेल में गवर्नमेंट के पास
चूंकि पहले पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन था, चीजों की फरहमी बड़ी मुश्किल थी, जो हेल्थ इक्विपमेंट थे उनकी यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ था। अब हम बहुत अच्छी पोजीशन में। इसके साथ में एक चीज अर्ज कर दूं कि हमने अब जो 5 नए हॉस्पिटल्स, जिसमें मदर एंड चाइल्ड गंगाराम लाहौर, नश्तर मेडिकल हॉस्पिटल, नश्तर 2 मुल्तान का कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट रिजी खान, और इसी तरह लिया, और 5 स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड केयर हॉस्पिटल बहावलनगर में, लिया में, सियालकोट में, राजनपुर में जरूरत भी है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ये जब 9 हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट हो जाएंगे, इनकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, तो पंजाब में आपको बहुत अच्छा ये मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट हेल्थ के हवाले से सिंसियर है और लोगों का ट्रस्ट भी हमारे सिस्टम पे बेहतर होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, कितना नागुज़ीर है पंजाब हुकूमत का इस टाइम में इस तरह का स्टेप लेना, सेहत में रिफॉर्म्स लाना, और किस किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है असल में यहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आए दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल, और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब में उतने ही हैं जितने आज से 10 से 20 साल पहले थे। सही। और एक हॉस्पिटल पर आप सिर्फ मेयो हॉस्पिटल की मिसाल ले लें, इस वक्त 17 लाख पेशेंट एक साल में मेयो हॉस्पिटल आते हैं। बिल्कुल सही। और नए अस्पताल ना बनने की वजह से मेयो हॉस्पिटल का OPD 10,000 रोज़ाना और 3,000 पेशेंट एमरजेंसी में आते हैं। सही। तो सिर्फ और आए दिन ये लोड बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि नए हॉस्पिटल नहीं है। डेवोल्यूशन जो है ना, डेवोल्यूशन ऑफ हेल्थ टू कम्युनिटीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसके लिए उनकी टॉप प्रायोरिटी जो है इस वक्त हेल्थ है। सही है। अगर नेशन हेल्दी है तो वो प्रोग्रेस करेगी। जाहिर है। अगर नेशन ही बीमार है तो उसने ना बढ़ना है, तो ना उसने प्रोग्रेस करना। और ये तभी उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम ये हेल्थ के जो प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाएं। ठीक है। रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट, तहसील हेल्थ क्वार्टर और DHQ हॉस्पिटल। बिल्कुल सही। इस वक्त एक शख्स जो देहात में है वो उठ के सीधा रावलपिंडी के बड़े अस्पताल जाता है, मुल्तान के बड़े अस्पताल जाता है, लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में आ जाता है, उनको नहीं आना चाहिए। सही। हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी उनके डोर स्टेप पर पहुंचाई जाए। और डोर स्टेप का मतलब है कि बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेल्थ क्वार्टर और DHQ हॉस्पिटल में ऐसी सर्विसेज मुहैया की जाएं कि बजाय लोग के सैकड़ों मील का सफ़र तय करके बड़े शहरों में जाएं, वो अपने घर के नज़दीक ही वो सेहत की सहूलियात को उनको दस्तयाब हो जाए। सही है। अच्छा खालिद साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट का ये कहना है, पंजाब गवर्नमेंट का, कि जो 17 हॉस्पिटल्स हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं या उसमें हम जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या उसके साथ मिलती जुलती कोई चीज़ हम लोग लाना चाह रहे हैं। तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स, THQs, DHQs, सर ये जो हॉस्पिटल, ये जो मराकज़ हैं, कि आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जाहिर है बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं ही, जैसे सर की कह रहे हैं कि लोग उठते हैं छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से उठ के फिर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का सफ़र करना पड़ता है। तो ये बेसिक जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं उनको डोर स्टेप पे मिलेंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि कस्बों से उठ के लोग जो हैं, छोटे इलाकों से उठ के वो अपने इलाके के हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट अपना लेने की बजाय वो सीधे बड़े हॉस्पिटल में आ जाते हैं। किसी शख्स को छोटा सा प्रॉब्लम होता है, वो PIC में आता है, वो भी हॉस्पिटल में आ जाता है। और इन हॉस्पिटल्स पे जितना बर्डन है वो डे टाइम पे देखने वाला होता है। और बल्कि इन दोनों बड़े हॉस्पिटल्स की जो मैं बात करूँ, एक तो क्योंकि दिल के अमराज की वजह से है, म्यू में दोनों हर तरह की फैसिलिटीज है, तो रात गए तक जिस तरह इमरजेंसीज में यहाँ रश रहता है और जो लोगों की बुरी हालत होती है, वो कोई ऐसी कोई बेहतर नहीं है। मैं 2 चीजों में समझता हूँ। एक तो गवर्नमेंट की तरजीहात होती है, क्या हमारी हुकूमत की तरजीह हेल्थ है लोगों की, और पब्लिक जो आम गरीब आदमी है उसकी हेल्थ है? क्या आम आदमी जो है, आप देखें ना कि गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि वो लोग अपना
प्राइवेटली कहीं भी अपना जो है ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। आप अगर देखें तो एक टाइम था कि गुर्बत की लकीर से जिंदगी नीचे जो गुजारते थे उनकी कोई तादाद जो थी वो 25% थी। ठीक है। अब वो बढ़ के कितनी ज्यादा हो गई है, फिर कोरोना की वजह से ये तादाद और बढ़ गई है कि लोग प्राइवेट कहीं ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ठीक है। वो सारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं और सरकारी अस्पतालों में अगर रश बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे एक चीज की सिर्फ समझ नहीं आती कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट हम बिल्डिंग को कहते हैं, बिल्कुल सही। हम वहां पे क्या किस चीज को समझते हैं, हम हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा खर्चा क्यों करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अभी जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है जी। वो मैक्सिमम हॉस्पिटल बनाए जाएं, जो हॉस्पिटल मौजूद है उनको फाल किया जाए, एक्टिव किया जाए, वहां आप अपना सिस्टम ठीक करें। आप मुझे ये बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर्स में कितने डॉक्टर्स हैं जो जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी फैसिलिटीज वहां पे हैं, अगरचे उनको शायद ज्यादा अलाउंसेस भी मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा वहां जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको कई जगह पे जो छोटे कस्बे हैं वहां से तहसीलें जो हैं वहां से शिकायत ये मिलती हैं कि वहां ये ट्रीटमेंट मौजूद ही नहीं है। सो इन चीजों को गवर्नमेंट अपनी तरजीह में लेके, और ये सारा कुछ उस वक्त हो सकता है जब आप हेल्थ को फैसिलिटेट करेंगे और इसके लिए फंड्स एलोकेट करेंगे। बिल्कुल सही। हमें सिर्फ ये देखना है कि 47 से लेके अब तक हम अपनी एजुकेशन में और हेल्थ के शोबों में अपने फंड्स को किस तरह से कितनी तरजीह देते रहे हैं। बिल्कुल सही। आज भी साउथ एशिया में दूसरे कई ममालिक ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा अपना हेल्थ के लिए फंड्स अपने एलोकेट करते हैं। सही। तो जब हम हेल्थ के लिए फंड्स ही एलोकेट नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हमारा ये ख्याल नहीं होगा, हमारी सोच नहीं होगी कि हम उस आदमी को ट्रीटमेंट देना है जिसकी इनकम $2 डेली भी नहीं बनती। बिल्कुल सही। आप देखिए कि अमेरिका में एक शख्स की जो मिनिमम इनकम है डेली की $34 होती है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में 1.90 है, यानी $2 से कम है। तो इस जो पॉवर्टी लाइन है, इससे जो बंदा नीचे रहता है उसको देखिए जिस तरह की भी बीमारी होती है, जैसी भी उसका प्रॉब्लम आता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ एक सहारा है, वो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट अगर उसके लिए फंड्स एलोकेट करेगी, अपने हॉस्पिटल्स के सिस्टम को बेहतर बनाएगी, उसको उसके दरवाजे पे इलाज से मतलब ये कि उसके इलाके में उसको इलाज की फैसिलिटी देगी, तो तभी इस आप मसले को हल कर सकेंगे। वरना आप बड़े शहरों पे प्रेशर डाल के, लोड डाल के और कुछ हॉस्पिटल्स जो है उनको अपग्रेड करके अब ये मकसद जो है ये मेरे ख्याल है हासिल नहीं कर सकते। अब ये बड़ी अच्छी बात जो सामने अभी आ रही है वो ये है कि हमारे साउथ पंजाब में ये बड़ा काम हो रहा है कि वहां पे फंड्स जो है वहां के लिए भी एलोकेट किए जा रहे हैं, और ये होना चाहिए था। अब जब कोई बंदा मुल्तान से, डीजी खान से, रहीम यार खान से अगर उसको किसी बर्न यूनिट के लिए यहाँ लाहौर में आना पड़े, पूरे इलाके में उसको ये फैसिलिटी ना मिले, तो उसको लाहौर में आना पड़े, उसको जनरल हॉस्पिटल में आना पड़े, तो ये उसके लिए देखिए ना उसके लिए कितना अजाब है कि वो पहले 15-16 घंटे 20 घंटे ट्रैवल करे और उसके बाद फिर वो यहाँ तक पहुंचे। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। बाकी डॉक्टर्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे एजुकेशन का मेयार, मेडिकल एजुकेशन का मेयार बहुत अच्छा है। मैं नहीं समझता ये किसी भी मुल्क से कम है। यही हमारे डॉक्टर्स जब बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में जाते हैं, जहाँ सर्व करते हैं, बड़ा नाम अपना पैदा करते हैं। तो यहाँ भी ये सारा सिस्टम बेहतर किया जा सकता है। इस पे तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। इसके लिए फंड्स की एलोकेशन, इसके लिए आपका अपना सिस्टम जो है इसको बेहतर करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही। नदीम साहब, सेहत इंसाफ कार्ड की मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन जो पॉइंट खालिद साहब बात कर रहे थे ना, मैंने आपके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स जो है जाहिर है उनकी अवेलेबिलिटी तो हर इलाके में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में वो नहीं जाते, नहीं रह सकते, वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, फैसिलिटीज नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ ये जो रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स के लिए भी कुछ है? देखिए, मैं आपको गर्ज करूंगा तो मैं खालिद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, होना भी यही चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल ठीक फरमाया है, बिल्कुल, चूंकि खुद भी डॉक्टर हैं और इस वक्त प्रैक्टिसिंग भी हैं और देख भी रहे हैं बड़े हॉस्पिटल को। जब तक हम अपने बेसिक हेल्थ BHUs को, THUs को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने बड़े हॉस्पिटल्स का प्रेशर कम नहीं कर सकते। सही। मौजूदा गवर्नमेंट ने सबसे शानदार काम यही किया है। अब हमारा टारगेट ही BHUs है, चूंकि अभी आप देखिए पिछले 6-7 माह जो मतलब पूरी दुनिया ने एक वबा को फेस किया, सारा सिस्टम डिस्टर्ब था, इसके बावजूद जिस इंस्टीट्यूट, जिस इदारे ने सबसे ज्यादा पंजाब में शानदार काम किया वो हमारा हेल्थ सेक्टर था। जहां पूरी गवर्नमेंट भी साथ अटैच थी और डॉक्टर्स ने बगैर किसी मतलब किसी पैकेजेस के लालच के या किसी इकोनॉमिकल फेवर के सर्व किया कौम को। गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने पूरे पंजाब में एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी को मुतारिफ करवाया। हमने वहां उन लोगों को इनकरेज किया जो BHUs में, DHUs में काम करना चाहते थे।
15,000 के करीब नई इंडक्शंस हुई हैं पंजाब, सिर्फ पंजाब में हेल्थ सेक्टर में, और वो सारी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू प्रॉपर चैनल हुई हैं। इसके साथ साथ जो हेल्थ यूनिट्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स या जो तहसील हॉस्पिटल्स थे, वहां वैकेंसीज वेकेंट थी, वहां कोशिश की गई है कि उनको फिल किया जाए। अच्छा। 85% ऑलमोस्ट पंजाब में BHUs में, छोटे कस्बों में, देहातों में स्टाफ को पूरा किया गया है, और हमने कोशिश की गई है कि ये जल्द से जल्द जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल होता है कि डॉक्टर साहबान कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि जाहिर है पैकेजेस उतने नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि कोरोना में जिस स्टाफ ने जिस तरह से सर्व किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लिए पैकेजेस भी अनाउंस किए, उनको हर तरह से फेवर भी किया, उनको सपोर्ट भी किया, और अब भी हम इस बात पर हमें 100% यकीन है कि अगर हमारा हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग होता है, एक सेहतमंद कौम ही दुनिया को लीड कर सकती है इंशाल्लाह। मैं 100% पर उम्मीद हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों के साथ राब्ते में भी हूं, पब्लिक का नुमाइंदा भी हूं। बहुत सारे दोस्तों को जो हमें रिक्वेस्ट किया करते थे कि जी प्लीज हमारी हेल्प करें, हमें आउट ऑफ द सिटी में ये हेल्प करने के लिए तो अब सेहत इंसाफ कार्ड भी आ गया ना, इसकी थोड़ी डिटेल हमारे साथ शेयर कर दीजिए कि एक्चुअली ये है क्या, किसके हॉस्पिटल के साथ ये एफिलिएटेड है? देखिए, सेहत इंसाफ कार्ड ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। मैं नहीं समझता कि साउथ एशिया में किसी भी मुल्क में, इवन एशिया में, मेरे पास ये फिगर नहीं है कि आम आदमी को और गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया हो कि किसी फैमिली के एक फर्द को अगर हेल्थ कार्ड मिल रहा है, 7,20,000 की उसको एक फैसिलिटी उसको मिल रही है, जिसमें वो अपने आप को अपना इलाज अपनी मर्जी के किसी भी इदारे से करवा सकता है। और इसमें डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, जो एक पूरा डेकोरम पंजाब में बना हेल्थ सिस्टम में कि ये हॉस्पिटल, इसकी ये कैपेसिटी है, ये इन डिजीजेस के हवाले से लोगों की केयर भी कर सकता है, लोगों को सर्व भी कर सकता है। उन हॉस्पिटल्स को उसमें शामिल किया गया, और अब चूंकि इमरान खान साहब का फोकस भी यही है कि हम जल्द से जल्द, जिस तरह से इसकी पजीराई हुई है, जिस तरह से पजीराई मिली है, पॉसिबल ही नहीं था कि एक आम आदमी उसके पास एनुअली 7,20,000 रुपए का उसको हेल्थ का कवर मिले। और अब कोशिश ये की जा रही है, पहले डिफरेंट शोबों को इसमें शामिल किया गया, अब आम आदमी तक इसकी कोशिश की जा रही है कि इसकी एक्सेस हो सके। हर फर्द को पंजाब के, ये ऑलमोस्ट हर घराने को, फर्द से मुराद हर घराने को, 2,93,00,000 घरानों को ये पूरा प्लान तैयार है कि उन तक ये हेल्थ कार्ड पहुंचाया जाए। इसमें फर्स्ट फेज में अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, डीजी खान डिवीजन और साइड ऑफ ऑल डिवीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को, में ये 31 जून तक हमने इसको हर फैमिली को ये हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करना है, और फिर इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2021 तक हमारा प्लान है कि ये पंजाब के हर घराने को हेल्थ कार्ड मुहैया हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और जो चेंज आई है वो ये कि पहले ये हेल्थ कार्ड के हवाले से ये फैसिलिटी पंजाब की हद तक थी, ठीक है, कि अगर मुल्तान का रहने वाला शख्स बीमार है, खुदा न खास्ता, और वो लाहौर इलाज करवाना चाहता है, अब इसको पाकिस्तान भर में इसका दायरा वसी किया ठीक हो गया, बिल्कुल सही, कहीं भी वो फैसिलिटीज ले सकता है। डॉक्टर साहब, बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट का ये स्टेप कैसा है? और इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने इस तरह के जो है वो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमने देखा वो इतने कारआमद नहीं हो सके इतना। क्या अब जो आवाम है इससे फायदा हासिल कर रही है? कितना सूदमंद है ये सेहत इंसाफ कार्ड? इससे बेहतर कोई भी कदम नहीं है कि जिससे एक गरीब आदमी जो सिर्फ सोच के ही ये मर जाता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे सिंपल बुखार के लिए। अब उसको इतना हौसला हो गया है कि अगर मैं खुदा ना खाता मैं या मेरे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाएगा तो एटलीस्ट मेरे बैग पर हुकूमत मौजूद है, मैं किसी भी अस्पताल में, बेशक सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, मैं जाके वो कार्ड लूँगा और मेरा या मेरे बच्चे का इलाज मुफ्त हो जाएगा। इससे बड़ा ज़हनी सुकून और मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को मिल सकता है, क्योंकि पॉवर्टी एक गरीब शख्स के लिए सबसे बड़ी परेशान चीज़ ये होती है कि अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाए, खुद वो बीमार हो जाए तो सह लेता है, लेकिन उससे बच्चे की बीमारी नहीं देखी जाती। जाहिर है, बिल्कुल। लेकिन जब उसको ये पता होगा कि नहीं, अब मेरा खुदा ना खाता बच्चा बीमार हो गया तो मेरे पास मौजूद है, मैं उसका किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके इलाज कराऊंगा, इससे बेहतर कदम मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। बिल्कुल सही। खालिद साहब, कैसे देखते हैं आप गवर्नमेंट के स्टेप को, सेहत इंसाफ कार्ड को? जैसे मैंने सर से पहले भी कहा, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए थे। नहीं, बहुत अच्छा है, यकीनन इसकी तारीफ की जानी चाहिए, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि सेहत इंसाफ कार्ड जो है, इसके तहत अवाम जो है वो
कितने % मुस्तफीद हो सकते हैं इस कार्ड से? कामयाब होती हुई मुहिम नजर आ रही है आपको ये? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या लोगों को उस तरह से फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं बुनियादी बात देखिए ना, फंड्स की है कि वो जब फंड्स होंगे तो तभी काम शुरू होगा। अच्छा, इसमें दो, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसमें गवर्नमेंट को दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या अगर नहीं रखा तब भी इसमें तरजीह दी जाए उस तबके को जो मुस्तहिक है। सही। सबसे पहले तो आप उनके लिए काम करें। कुछ वो लोग हैं जो अपने ट्रीटमेंट को अफोर्ड करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते हैं। अब ये अच्छी बात है कि आपने पूरे पंजाब को इसमें ले लिया और फिर उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान में ये आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो वो तबका जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करता उसको ये फैसिलिटेट किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है, यहाँ पे फंड्स का मसला बनता है बार बार, मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब इसमें आपने प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उनको भी शामिल कर लिया, तो मेरा अपना ये ख्याल है, बेहतर डॉक्टर साहब बता सकते हैं या कोई साहब बेहतर बात कर सकते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी मेडिकल के शोबे में वो शायद बहुत ज्यादा शुरू हो जाए। सही। प्राइवेट शोबे में इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है जब उनको ये पता चलेगा कि उनके पास ये पेशेंट्स आ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें पे गवर्नमेंट ने करना है, तो इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकती है, नए हॉस्पिटल जो है निजी शोबे में वो कायम हो सकते हैं। ये इसका मुझे जो नजर आता है पॉजिटिव एक दूसरा पहलू जो है वो ये नजर आता है, ये हो सकता है। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इकदाम है। इस पे अगर प्रैक्टिकली वाकईतन इस तरह काम हो जाता है, पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, जैसे इमरजेंसी में मेडिसिन फ्री होती थी तो बहुत सी मुश्किलात भी आई, उस पर शिकायत भी होती थी। अब अगर इस तरह की शिकायत नहीं होती और फैसिलिटेट किया जाता है तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, एक बड़ा इशू है हॉस्पिटल्स में, जैसे सर ने बात की कि वहाँ पर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होती है लेकिन करप्शन बहुत है हॉस्पिटल्स के अंदर ही। मेडिसिन जो आती है उसको चोरी छुपे बेच दिया जाता है, लोगों के पास प्रूफ्स भी होते हैं, ज़ाहिर अब तो कंप्लेंट सेल भी बन गया, उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन उस तरह से अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। पूरा अमला जो है वो, स्पेशली छोटे शहरों में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर तो बहुत खुली छूट मिली हुई है। उसको फिर लुक आफ्टर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी कोई सिस्टम लेके आ रहे हैं इन इस्लाहात में? अच्छा, आपके सवाल, आपके जवाब, इस जवाब से पहले मैं एक लम्हा आपका लूंगा। एक तो मैं हेल्थ कार्ड के हवाले से खालिद साहब को भी और पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद रुकने असेंबली हूँ। जो लोग मुंतखब अराकीन असेंबली होते हैं वो वोट के जरिए आते हैं, उन पर अवामुन नास का हर तरह का प्रेशर होता है, बिलखुसूस वो तबका जो गरीब तबका है। आप बिलीव करें, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हेल्थ कार्ड की फॉर्मेशन में या उसकी एलिजिबिलिटी में किसी पॉलिटिकल शख्स का कोई हाथ नहीं था। सही। ये पूरा नादरा के जरिए डाटा कलेक्ट किया गया पाकिस्तान भर में, और जो लोग उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे उनको बगैर किसी सिफारिश के गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए, और हेल्थ कार्ड भी उनके डोर स्टेप पे पहुंचे। सही। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट्स में टीमें बनाई गई, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी इशू बना कि लोग उस पे एलिजिबल थे लेकिन उनके पास प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं था, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा था। टीम्स बनाकर डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल की सतह पर, वार्ड की सतह पर लोगों को, और इसमें हमारी टाइगर फोर्स ने बड़ा रोल प्ले किया कि हमने कोशिश की कि हर उस कार्ड को डिस्पैच किया जा सके, उसके उस मालिक तक पहुंचाया जा सके। और हमारे पास मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोगों ने हमसे रब्ता किया, डिफरेंट फोरम्स पे जब चीफ मिनिस्टर विजिट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं तो वहां कभी कोई लेबर यूनियन और डिफरेंट ट्रेड यूनियंस ने कि जी हमें भी, हमारी कम्युनिटी को भी इस हेल्थ कार्ड में फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस हवाले से बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बनाया, ठीक हो गया, और उसी तबके को टारगेट किया, उसी तबके के लिए प्लान किया जो तबका वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक बात तो ये हो गई, ये एक बड़ा खूबसूरत पहलू है। अमूमन गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट पैकेजेस जो पब्लिक वेलफेयर के हुआ करते थे उसमें सियासी मुदाखलत इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि आम आदमी बगैर सिफारिश के उसकी एक्सेस ही वहां तक नहीं हुआ करती थी। सर यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जो फंड्स की फराहमी है उसमें कोई फॉर्मेलिटीज भी हैं, जैसे एक दफ़ा ज़ाहिर इलाज हो जाता है, फिर फंड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे होते, उसमें बड़ी मुश्किलात आ रही होती हैं, 1% के बजाय सेकंड पर्सन के पास जाएं, थर्ड पर्सन के पास जाएं, वो फॉर्मेलिटीज भी हैं या ये बिल्कुल इजी है? अच्छा, शुरू में चूंकि एक तो आम आदमी का इतना डिजिटल सिस्टम पे उसकी अप्रोच नहीं है इतनी, सही ठीक है, लेकिन अब आप देखें डे बाई डे स्टार्ट में जो हमें कंप्लेंट्स आई और जो इसमें जितनी भी चीजें ऐसी थी
जिससे आम आदमी की मुश्किलात बढ़ रही थी, उनको एड्रेस किया गया, उन चीजों को ठीक किया गया और डे बाय डे ये चीजें बड़ी इंप्रूव हुई हैं। सही है। मैं बहुत सारी जगहों पर खुद इन कांटेक्ट हूं चीजों के साथ कि मैंने देखा कि जो शिकायत पहले फेज में थी अब वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगों की तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। ठीक है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पॉसिबल ही नहीं है एक शख्स के लिए जो ताजा दिहाड़ी करता हो उसके लिए तो किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाना और अपनी मर्जी का इलाज करवाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और ये बताता है गवर्नमेंट का एम क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह से आम आदमी के लिए मुतफक्किर है। ये कोई आसान स्टेप नहीं है कि इतने मुश्किल हालात में जहां हम एक तरफ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग वाले इदारों में जिन्होंने लोन्स दिए हैं पाकिस्तान को, हमने अभी भी पिछले दिनों आप सुन रहे थे बहुत सारे चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट को, होते हुए भी इस तरह का एक बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब कोरोना पे मैं बात करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि जी बतदरीज जो है वो बेहतरी आई है, इज इट ट्रू या फिर ये वाकई फ्लक्चुएशन है सिर्फ एक नंबर्स में बेहतरी आ रही है? जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है, अगर आप क्रिटिकल पेशेंट का नंबर लें जी तो आज भी उतने पेशेंट हैं जितने आप 13 या 14 जून को थे। सही। उस वक्त हम एसिम्प्टोमेटिक और जो माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट को भी हॉस्पिटल में दाखिल करते थे क्रिटिकल पेशेंट के साथ। इस दफ़ा होम आइसोलेशन की इजाज़त की वजह से वो पेशेंट सारे घर हैं। ठीक है। और हॉस्पिटल में सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट दाखिल हैं। तो नंबर उतना ही है। अच्छा। नंबर क्रिटिकल पेशेंट का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनको जो प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी है जी उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा सही। उसमें 1000 गुना इजाफा किया गया जब वे पेंडेमिक पाकिस्तान में शुरू हुआ। सही है। उस वक्त जो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट था, वेंटिलेटर था और सी पैप थे और मेडिसिन थी, उस वक्त बिल्कुल शुरू हुई थी। तजर्बे के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। इस वक्त लाहौर में ही सिर्फ 200 के करीब वेंटिलेटर मौजूद हैं। ठीक है। 400 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड मौजूद हैं। सही। और 3500 बेड्स अवेलेबल हैं फॉर सिंपल कोविड पेशेंट। और अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 29.1% हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑक्यूपाइड हैं और 50% वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है। बाकी अभी खाली है। इसके अलावा कोविड के बेड अभी खाली हैं। अल्लाह ना करे मैं दिन देखना पड़े कि वो भर जाए। लेकिन जहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन, महंगी से महंगी मेडिसिन, एक्टेमरा जो 58,000 रुपये का एक टीका आता है। बिल्कुल। हमने मेयो हॉस्पिटल में या पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में जो पेशेंट दाखिल हुआ है उसको देखें 3 डोज लगती हैं, 2 या 3 डोज लगती। अच्छा। एक पैसा पेशेंट नहीं लेके आया, उसको नहीं देना पड़ा। अवेलेबिलिटी भी है? अवेलेबिलिटी अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। अच्छा। महंगे से महंगा इंजेक्शन और हर किस्म का ड्रिप, हर किस्म का इंजेक्शन। और जो मास्क है ना, जो सी पैप का मास्क है, वो 10,000 रुपये का एक आता है। सही। और ये इस वक्त लाहौर में 395 मरीज दाखिल हैं। उनमें से 124 मरीज जो हैं वो आईसीयू में है। ठीक है। आईसीयू में से 124 में से 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और बाकी जो है उनको सी पैप लगा हुआ है। और एक पेशेंट पर 10,000 का एक सी पैप आता है, मुफ्त दिया जा रहा है हर पेशेंट को। और वो पेशेंट इतने रेस्टलेस होते हैं, वो तो उतार भी खराब भी कर देते हैं। हम उसको दूसरा भी फ्री देते हैं। ना मेडिसिन का कोई पैसा देना पड़ रहा है, ना किसी इंजेक्शन का पैसा देना पड़ रहा है, ना उनको कोई लिख के दिया जा रहा है कि आप बाहर से लेके आए। 100% फ्री। इतनी रेवोल्यूशन आई है फर्स्ट वेव जो शुरू हुई वर्सेस इस वक्त की। हमारी कैपेसिटी तकरीबन 1000 गुना बढ़ चुकी है। ठीक हो गया। खालिद साहब, हम डॉक्टर साहब की बात ने बड़ा हौसला दिया है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास मेडिसिन की फैसिलिटीज़ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स अपना रोल पहले भी प्ले कर रहे थे, अब उससे भी डबल अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आवाम का रुझान सर क्या है? हम सिंध की बात कर रहे थे, सिंध में कह रहे हैं कि कराची स्पेशली वहाँ पर कुछ केसेस कम भी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने यहाँ पर पंजाब में भी देखा कि केसेस कम थे, स्पेशली जो हम डेथ रेट की बात करते होते हैं। तो लेकिन आवाम का रुझान में कोई तब्दीली आई है आपकी नज़र में? देखिए, आवाम की मजबूरी है। 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनकी मजबूरी कि वो उनको हर हालत में हजूम में जाना पड़ता है, मार्केटों में जाना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है। ठीक है। और एक वो हैं जो थोड़ी एहतियात कर सकते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने अमेरिकन से बेहतर बिहेव किया है, यूरोपियन से बेहतर बिहेव किया है। मैं बिल्कुल इस बात से इसमें मेरी कम अज कम दूसरी राय नहीं है। हम तवक्को नहीं रखते थे ये कि ऐसा होगा। हमारे यहाँ आमतौर पर ये सोच थी
कि लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग एहतियात नहीं करेंगे, लेकिन ये हुआ कि लोगों ने अपनी जान की हिफाजत के लिए ये काम जरूर किए। सही सही। और गवर्नमेंट ने अपने मीडिया के थ्रू या खुद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने या बाकी लोगों ने जी बिल्कुल। जिस तरह जितना लोगों को एजुकेट किया, डॉक्टर्स ने जितना लोगों को एजुकेट किया, सही। उसमें पब्लिक ने इसमें ताउन किया है, नो डाउट। उनकी अपनी मजबूरियां अपनी जगह पे, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जिस तरह से उनको निकलना पड़ता है, वो हमारे सामने है। Obvious है वो। आपके सामने वो चिंची रिक्शा जिसे कहते हैं, जी बिल्कुल। अगर उसमें 10 लोगों की बजाय 6 लोगों की बजाय 10 बैठे होंगे, 10 की बजाय 15 बैठे होंगे, ये उनकी मजबूरी तो हो सकती है। अब इसमें हम उनको क्या कहेंगे? सही है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी इस मुल्क पे है, जिसने इसको बीमारी से भी बचाया है, अवाम को भी उस हद तक शऊर दिया जिसका हम तवक्को शायद नहीं करते थे। और फिर डॉक्टर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, और वाकयातन, और ये क्योंकि हर शख्स का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, हर बंदे को पता है कि उसका कोई अजीज, कोई दोस्त किसी हॉस्पिटल में था, बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरह से उसको महंगी से महंगी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि वाकयातन हेल्थ के शोबे ने, और इसमें बहुत जो जहां आपको तारीफ करनी चाहिए, जाहिर है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल। कम वसाइल के साथ हमने कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी है, जंग लड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ ये बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये फ्लक्चुएशन है, कोई अभी उसकी वबा कम नहीं हुई है। और फिर बल्कि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बरतानिया की तहकीकाती कोई एजेंसी जो है, उन्होंने ये वैक्सीन भी तैयार की। उन्होंने कहा कि ये वबा अभी हमारे साथ बहुत अरसा चलेगी। जैसे फ्लू हमारे साथ चलता है, इसी तरह ये वबा भी हमारे साथ चलती रहेगी। सो ये बात हमारे लोगों को समझने की, और उनको जहां जिनको नहीं समझ, उनको समझाने की जरूरत है कि आपने इसमें एहतियात को नहीं छोड़ना, एहतियात करते रहें जितनी भी मैक्सिमम है। फिर यहाँ का वेदर जो है वो शायद अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो एक हमें बहुत ज्यादा मददगार इसमें हो। डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। ये चीजें कुछ हमें कुदरती तौर पर मदद दे रही हैं, और लोगों ने इसमें कोऑपरेट भी किया है, लोग अपने तौर पे एफर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम साहब, अब सबसे बड़ी बात और सब नेक्स्ट चैलेंज जो है वो हुकूमत को ज़ाहिर है वैक्सीन का है। चाइना की कंपनी के साथ हमारी बात हो चुकी है, पॉसिबली इस मंथ के एंड तक जो है वो वैक्सीन हमें मिल जाएगी। सर गवर्नमेंट जो है उसकी क्या प्रायोरिटी, क्या तरजीहात है, किस प्राइस पे वैक्सीन दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कुछ बातें हमने सुनने को मिली थी कि शायद ये फ्री मेडिसिन जो है वो दी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री दी जाएगी। तो कोई इसके ऊपर कुछ फैसला हो सका है कि क्या इसकी प्राइस होगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये डिसाइडेड है कि इस मंथ के एंड तक वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। कुछ जगहों पर डॉक्टर साहब इस बात को की वजाहत फरमाएंगे, चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, कि ये अंडर ट्रायल भी है, कई जगहों पर इस वैक्सीन का यूज भी किया गया जा रहा है। बिल्कुल। जहां तक प्रायोरिटी की बात है, तो इसकी मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा, आम आदमी को शायद इन चीजों का नहीं पता होता, और बाज़ औक़ात पीटीवी का अपना एक डेकोरम है, बाज़ टॉक शोज में मैं जाता हूं तो वो इस तरह से लोग हमारे अपोनेंट इस तरह से शो कर रहे होते हैं, बल्कि लोगों को डिस्करेज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से फरमाया कि कोरोना के पेशेंट को जो मतलब महंगी तरीन जो दवा है वो भी मिल रही है, या जो उसके इक्विपमेंट है, वो सब उसको गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर रही है। ये लोगों के लिए एक होप है, लोगों के लिए एक वेरी एक्सीलेंट न्यूज है ये। एग्जैक्टली। इसी तरह से मैं आपको अर्ज कर दूं, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से गवर्नमेंट की तरजीह अब भी आम आदमी पहले होगा। ठीक है। वो शख्स जो किसी भी तरह से इस डिजीज से मुतासिर है। आज भी पंजाब में 1,40,000 के करीब, जो ऑलमोस्ट इसके करीब फिगर है, जो आज सुबह 12 बजे तक की है। तो तरजीह यही होगी। इसका मकसद गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है कि इससे कोई अर्निंग करना है। अगर हमारा आम आदमी सेहतमंद होता है, और लोगों का सबसे अहम चीज जो मैंने देखी कि इसने हमारे साइकोलॉजिकल हमें बड़ा डिप्रेस किया इस चीज ने। एक खौफ का आलम था। अभी तो खैर मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा अपने मीडिया के दोस्तों को, जिन्होंने इस अवेयरनेस कैंपेन में बड़ा रोल प्ले किया, और उसके साथ साथ नॉर्मल लाइफ को आगे बढ़ाने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन ने बड़ा रोल प्ले किया कि जब पॉलिटिकली बड़ा प्रेशर था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए, तो खान साहब ने डिसीजन किया। हालांकि मैं समझता हूँ बड़ा बोल्ड डिसीजन था उनका। इसके कोई रिवर्स इसके रिएक्शन भी आ सकते थे, खुदा ना खास्ता, लेकिन अल्लाह की ब्लेसिंग हुई। बहुत सारी चीजों ने हमें फेवर किया, और मैं पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक सक्सेस स्टोरी समझता हूं। वी आर नॉट फेलियर स्टोरी। हमें हम पर बड़े महदूद वसाइल के बावजूद, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, महदूद वसाइल के बावजूद हमारे हेल्थ सिस्टम ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मीडिया ने, हमारे आम आदमी ने, हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, जब शुरू में लॉकडाउन के हवाले से प्रॉब्लम बन रहे थे, सबने रोल प्ले किया। सही। मतलब हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारा पुलिस का जवान
सड़क पर मौजूद था, हमारे पास फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। हमारा एम्बुलेंस चलाने वाला, हमारा 1122 चलाने वाला, जो हमारा मैं उसको सोल्जर कहूंगा, वो हमारा जो एहलकार था वो फ्रंट फुट पे था, हमारे डॉक्टर्स फ्रंट फुट पे थे, हमारा मीडिया का जो कैमरामैन था, जो रिपोर्टर था, वो रिपोर्ट कर रहा था। तो इन सारी चीजों ने हमें एक न्यूज ये दी है कि हम इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल से, जैसे पहले मुश्किलात का मुकाबला किया, इसका भी मुकाबला करेंगे। और वैक्सीनेशन के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, 100% ये पॉलिसी होगी इंशाल्लाह कि आम आदमी को अगर वो इससे मुतासिर है, प्रायोरिटी भी उसी को पहले मिलेगी। ठीक है। लेकिन मैं अभी इसमें भी एक अपील करना चाहूंगा कौम से, पीटीवी के आपके प्रोग्राम के थ्रू, कि लोगों को बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गेट आउट करने की जरूरत नहीं है। इसके हवाले से लोग, जैसे मैं भी कुछ सुन रहा हूं, लोग अब भी हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें वैक्सीनेशन के हवाले से हमारी सपोर्ट की जाए। जिनको सिम्टम्स नहीं है कोरोना के, जो बिल्कुल हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीनेशन हमें, आप चूंकि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हमें इस ऑपरेशन में करना होगा। हमें अपनी तरजीह उन लोगों को बनानी होगी, और गवर्नमेंट ने बनानी है जो गरीब आदमी है, मुतवसत तबके के लोग हैं, या जिनकी एक्सेस में ये नहीं होगा, जिसके पास इकोनॉमिकली जो साउंड है वो तो परचेज भी कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो जाहिर है प्राइवेट कंपनीज तो ले आई हैं, यहाँ पर वैक्सीन आ भी गई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो 31 जनवरी तक होपफुली आ जाएगी, 50,000 अभी आएंगी। तो सर इसका रिजल्ट के हवाले से हमारी आवाम को, बल्कि मुझे भी कुछ इस बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोगों को जो है वो कोरोना में मुब्तला होने की खबरें हैं हमारे सामने। एक ये बात, दूसरी बात ये सर, एक बार जब आप कोरोना से रिकवर हो जाते हैं और आप घर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं, तो कुछ उसके बाद भी डेथ्स हो रही हैं, उसकी रीजंस भी बताइएगा। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ पूरी कौम को। वो ये है कि लोग गलतफहमी में मुब्तला हैं, खासतौर पर नौजवान तबका, ठीक है, कि हम तो बाहर फिर रहे हैं, हमें तो कोई कोरोना नहीं हुआ। सही। देखें 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अच्छा। जो नौजवान बगैर मास्क पहने, बगैर SOPs ऑब्जर्व किए बाहर घूम फिर रहे हैं, ये डिजीज एक्वायर करके घर में जाते हैं। अच्छा। घर में जाके नौजवानों को कुछ नहीं हो रहा, बच्चों को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये अपने घर में जाके बुजुर्गों को ट्रांसफर करते हैं। और किसी घर में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसको ना या ब्लड प्रेशर ना हो, या शुगर ना हो, या गुर्दों की तकलीफ ना हो, या जिगर की ना हो, या दिल की बीमारी ना हो, ये उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। और उस बुजुर्ग को जब ये बीमारी लगती है और जब उसको वो सीरियस होता है, वो सीधा ICU में। इस वक्त 85 to 90% पेशेंट जो अस्पतालों में दाखिल हैं वो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। बिल्कुल सही। और जितनी डेथ हुई हैं अभी तक, उनमें 80% डेथ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई है। तो मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये ना समझे कि मैं तो यारों बाजार, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कोरोना है नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, भुगतना आपके बुजुर्गों ने है। ये एक पैगाम था जो देना चाहता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, देखें वैक्सीन का जैसे सर ने फरमाया कि आ रही है, तो उसकी प्रायोरिटी मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, फिर अबव जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है अबव 65 ईयर्स जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको, उसके बाद 60 ईयर्स, और उसके बाद उन लोगों को जो फर्स्ट जो जिनकी पब्लिक डीलिंग है, अच्छा सही है, उनको सबसे पहले ये प्रायोरिटाइज ऐसे कर रही है हुकूमत। और मुफ्त उन्होंने $15 मिलियन एलोकेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ताकि लोगों को मुफ्त लग सके। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है कि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी आएगी, देखें अभी कबल अज वक्त है ये कहना। अच्छा सही है। कोविड के इन्फेक्शन जब हुई लोगों को, कोविड बीमारी जिसको होती है उसके बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों में देखा गया है जिनको कोविड की इन्फेक्शन हुई है उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनी। अच्छा। और जिनमें एंटीबॉडीज बनी थी उनमें भी 3 महीने के बाद एंटीबॉडीज खत्म हो गई हैं। सही सही। इसलिए इस वक्त ये कहना कि जिसको भी वैक्सीन लग गई है, आया उसमें कितनी देर तक ये रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, ये इस वक्त कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। ये 6 महीने बाद पता चलेगा आपको। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि कोविड के बाद रिकवर होके लोग जाते हैं घर, और उसके बाद फिर उनको कॉम्प्लिकेशन होती है। देखें ये कोविड जो बीमारी है बेसिकली ये सबसे पहले नमूनिया करती है। सही है। नमूनिया के बाद ये फिर ब्लड में जाती है, ब्लड में जाके ये क्लॉट कर देती है, और खून की रगें जिस्म के हर हिस्से में जाती हैं, और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर ये
अगर उस हिस्से में क्लॉट आने शुरू हो जाएं तो ये किसी वक्त भी बेसिकली डेथ की जो वजह है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है बॉडी में, उसकी वजह से डेथ होती है। ठीक है। तो इसलिए कोविड के जब रिकवर कर जाता है उसके बाद भी आपको एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बाद लोगों को डायरिया रहता है, बाद लोगों को बीच में स्पाइक्स आते हैं टेम्परेचर के, बाद लोगों को चलने में सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 2 से 4 हफ्ते तक बड़ी एहतियात करनी पड़ेंगी जब आप नेगेटिव भी हो जाते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा खालिद साहब, 12 लाख जो वैक्सीन है उसका ऑर्डर दिया गया, अभी चाइनीज जो कंपनी है, रशिया के साथ भी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि आप हम परचेज कर सकते हैं उनसे, सेफ है, वो भी सही है उनकी जो वैक्सीन है। तो सर 12 लाख इनिशियली जो है वो किया गया ऑर्डर, इनफ है अभी? जाहिर है ये तो नहीं हम कह सकते कि इनफ है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसमें तो बाज़ कंट्रीज जो है वो अपने पूरे कंट्री में सब लोगों के लिए ये फैसिलिटी जो है, जैसे अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में है। लेकिन जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, किन लोगों को सबसे पहले ये फैसिलिटेट किया जाएगा, फैसिलिटेट क्या, किन को ये पहले हम महफूज करना चाहेंगे, तो ये उसका एक तरीका है। तो ये इसी तरह से दर्जा बदर्जा होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता होता जहां हमने बाकी सारे काम किए, तो हमारे रिसर्च सेंटर ऐसे होते जहां हम खुद से ये वैक्सीन वगैरह तैयार कर रहे होते, हमें ये बाहर देखना ही ना पड़ता, हमें मंगवानी ना पड़ती। आज पूरी वर्ल्ड में देखिए कोई एक मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि हमने ये काम कर लिया है और हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। इस मजबूरी से अभी हम फौरी तौर पे निमट तो नहीं सकते। तो इसमें यही है कि इससे हम, लेकिन मुझे अब एक बात और जो डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक तो वैक्सीन हमें मिल रही है या लोगों के पास वो जा रही है जो एक कोविड की जो शक्ल सामने थी, लेकिन क्योंकि कोविड की शक्ल भी चेंज होती जा रही है, उसमें चेंजेस जो हैं, तो क्या ये चीज जो है ये, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल सी गुफ्तगू है, इसमें हम तो एक अमूमी बात कर सकते हैं। मेरे जैसा बंदा जो है जो उसको इस तरह से, तो ये मेडिकल की बातें तो हमें समझ नहीं है, जो बताया जाता है उनसे ही अखज़ करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये जो बाकी जो चीजें हैं जो उसकी नई शक्ल बन रही है, जैसे बर्तानिया में आई, तो क्या ये उसके लिए भी बेहतर होगा, उसको भी कंट्रोल कर सकेगा? सही सर, प्रीवियसली हमने इसको बड़ा डिटेल में प्रोग्राम किया था और यही सवाल मैंने पुट भी किया था जो हमारे गेस्ट थे, तो उनका ये कहना था कि भी बहुत माइनर चेंजेस हैं जरासीम में भी, तो इसलिए अभी तो यही वैक्सीन होगी। बाकी डॉक्टर साहब ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। जो वैक्सीन एक स्ट्रेन के अगेंस्ट बनती है, ठीक है, जो एक वायरस की टाइप ए है फर्ज करें, तो उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनेगी उसी पर असर होगी, ठीक है, तब टाइप बी पर नहीं असर नहीं करेगी। तो इसलिए ये स्पेसिफिक स्ट्रेन स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, यानी कि इसके ऊपर अगर उसकी शक्ल चेंज होती है तो फिर मेडिसिन ऑब्वियसली चेंज हो सकती है, और इस पे रिसर्च जाहिर है हो रही है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, जो जिन कंपनियों ने अब तक बनाई है वो भी इस पे भी काम कर रहे हैं कि अगर कोई इसका कोई नई शक्ल आती है। खाली बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है कि अभी तो जो कोरोना इस वक्त है, कोविड जो है, अभी तो उसकी ही ट्रायल बेसिस के ऊपर चीजें चल रही हैं सारी, अभी तो उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर वैक्सीन के रिजल्ट्स को, अभी तो खुद बीमारी को ही किया जा रहा है, और नई किस्म आ रही है, तो जाहिर है वाकई सर कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन बेशक असर करे या ना करे, प्रिवेंशन के SOPs वही हैं, टाइप ए हो, टाइप बी हो, टाइप सी हो, तो बेहतर है कि हम प्रिवेंशन की तरफ सोचें। लोग ये सोचें कि हम बेशक 1000 म्यूटेशन आ जाएं, आप प्रिवेंट करें इसको, आप ऐसे करें, वही जो सारा कुछ बताया गया, समाजी फासले वाला मास्क, इसका इलाज कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज अभी एंटीवायरल ड्रग कोई सामने नहीं आई जो इसको वायरस को मार दे, बिल्कुल सही, इसलिए इलाज इसका कोई नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। ठीक हो गया। नदीम साहब, साइंस एंड सर बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, गवर्नमेंट की इसके ऊपर भी कोई तवज्जो है कि हम लोग खुद भी, जाहिर है जैसे सर भी कह रहे थे और वैसे रिसर्चेस भी सारी यही कहती हैं कि अभी हमें इस कोविड को साथ लेके चलना है, और इसने भी हमारे साथ चलना है, हमने भी इसके साथ चलना है, तो जाहिर है हम इस तरह से वैक्सीन परचेज तो नहीं कर सकते बार बार ना, तो फिर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो किस हद तक इसके ऊपर काम कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल खालिद साहब ने भी ठीक की है और डॉक्टर साहब ने भी बता दिया। अब ये डिजीज़ हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे बाकी बीमारियां हैं, इसने चलना है साथ साथ। और मैं भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारी एज ए नेशन मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। सही। मैंने अभी भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि जो बिलखुसूस कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली के अलावा आम आदमी का रुझान अभी भी उसी तरह से है कि यार ये पता नहीं है या नहीं, ये जिनको इस तकलीफ से गुजरना पड़ा,
जिनके घरों में कैजुअलिटीज हुई, जो इसके विक्टिम्स हैं, उनसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता। आज भी हमें जिस बात पर फोकस करने की जरूरत है वो यही है कि हम इसके एसओपीज पर स्ट्रिक्टली अमल करें। अपनी जात के तक अगर हम अमल करेंगे, हम कम से कम और कुछ कर ना सके, अपनी फैमिली को सेव करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जहां तक आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की बात की, देखें एक तो हमारे लिए ये जब कोविड का फर्स्ट स्पेल आया तो मेरे लिए भी एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट और एज ए आम पाकिस्तानी ये बड़ी न्यूज थी कि 22 करोड़ लोगों के लिए 1200 वेंटिलेटर्स थे इस मुल्क में। और जाहिर है फिर जब ये फ्लेयर अप हुआ और माहौल बड़ा कशीदा हुआ, पाकिस्तान ने वो इंपोर्ट भी किए। उसके साथ साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के साथ उसका इफ्ताह भी किया, जो पाकिस्तान में खुद फॉर्मुलेट हुए वेंटिलेटर्स। तो ये एक अच्छा साइन है कि अब हम इस हवाले से हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ रिसर्च वर्क भी बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद ये है कि इस वैक्सीन के हवाले से भी हम हमारे जो इदारे हैं, मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो मिनिस्ट्री है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो भी इसको देखेगी। ये वाकई बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इतने मुस्लिम ममालिक जो वर्ल्ड लेवल पे कई जगहों पर लीड कर रहे हैं, कोई तेल के जरिए, कोई कॉटन के जरिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जरिए, बदनसीबी के हेल्थ के मैदान में हम अभी भी दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर हम किसी भी तरह से इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। सही है सर। वैसे यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर काम चल रहा है, किस हद तक है वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल, प्रिपरेशन पे देखिए अभी तक ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, चाइना के साथ मिलकर। अच्छा। तो ट्रायल की हद तक तो चल रहे हैं। सही। वैक्सीनेशन बनाने के सिलसिले में अभी तक इधर एटलीस्ट यहाँ पर मेरे नॉलेज में कोई नहीं कि वैक्सीनेशन बनाने के मतलब काम हो रहा हो। सही सर। वैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इतना दमखम है कि हम लोग इसको नियर फ्यूचर इसकी प्रिपरेशन की तरफ चले जाएं? कतई तौर पे नहीं है। कैसे है मुझे बताए ना, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फंड्स कितने, फिर वही बात आ जाती है ना, जहां आपको काम करने की जरूरत है वहां आपने क्या रखा क्या है। हमारी कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज, कितने अपने इदारे अब तक बनाने में कामयाब हो सके। ये किसी एक हुकूमत का कसूर नहीं है, हमारी स्टेट का एक पॉलिसी ऐसी रही है जिसमें इन चीजों पे जोर नहीं दिया गया। हमने पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक की केयर के लिए कोई ऐसे स्टेप्स अभी तक उठाए नहीं है। हमारी शायद अभी ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें कसूर नहीं है, पूरी नेशन का जो एलीट है, जो जिसने फैसले कर रहे हैं, जहां फैसले हो सकते हैं वहां ये असल में शऊर की कमी है। ठीक है। जब तक उनको शऊर नहीं आएगा, हमारी तरजीहात में नहीं है, हमारी तरजीहात में नहीं है, हेल्थ हमारी तरजीहात में नहीं है, एजुकेशन हमारी तरजीहात में नहीं है। हम दुनिया में देखिए, हमारी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की किस यूनिवर्सिटी का कभी रैंकिंग में मुकाबला कर सकी है? अगर कभी 1500 यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं तो हम 400 कहते हैं जी, 500, 600 या 800 नंबर पे हमारी एक यूनिवर्सिटी आई है। और वो यूनिवर्सिटी भी कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें खास चीज में कोई महारत हासिल करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ वो अताउर रहमान के भी, मैं कल जो डॉक्टर अताउर रहमान है उनकी एक रिपोर्ट कल मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि हमें यहाँ काम करने की जरूरत है। हम किस तरह अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, क्या कितने लोगों को हम PhD करवाएं, कितने लोगों को पाकिस्तान से बाहर भिजवाएं जो वहां से पढ़ के आए और फिर आके पाकिस्तान में एजुकेट कर सके। तो क्योंकि हम ये काम नहीं कर रहे, तो इसलिए जब इस तरह की मुश्किल सूरत हाल आती है तो हमें उसका सामना करना पड़ता है। और फिर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ देखते हैं, हम उन मुल्कों की तरफ देखते हैं जहां से हमें ये सपोर्ट, हम अब आज जब ये बात कहते हैं तो मैं इस पे प्राउड फील नहीं करता कि चाइना हमें इतनी इमदाद देगा कि हमने हर चीज इमदाद में लेनी है, हमने क्या मेडिसिन भी इमदाद में लेनी है। अगर ऐसा है, अब देखिए इंडिया की पॉलिसीज बाकी जो मर्जी हो, लेकिन इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कहलाता है। ठीक है। वहां पे जाहिर है काम होता है तो वो काम ये करते हैं, चाइना में काम होता है तो वो काम करते हैं। हम अगर काम कर ही नहीं रहे, इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है। हमने वेंटिलेटर्स की बात की तो कितना हम इस पे अब तक कितना हम इस पे मजीद कितना आगे गए हैं, कितना हमने काम किया है। चलिए सर, यही बात है कि कोरोना की वजह से हमने देखा है कि कुछ बहुत सारी सहूलतें जो है वो आवाम को भी मिलना शुरू हो गई, डॉक्टर्स भी इससे बड़े हैप्पी हैं। तो होपफुली इसी चैलेंज को देखते हुए हुकूमत जो है वो वैक्सीन की तरफ भी जाएगी। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। डॉक्टर असद साहब, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही फ्रंट लाइन पे फाइट करते हैं, अल्लाह आपको महफूज रखे। खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आज के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम के क्लोजिंग में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एक छोटा सा मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कुछ SOPs हैं जिनको आप फॉलो करके तो इस मूजी जो वबा है इससे आप बच सकते हैं।
ग्लव्स पहनिए, मास्क वेयर कीजिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप अपना के अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी कंट्री को महफूज रख सकते हैं, अपनी जान को महफूज रख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।